हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है ना। पिछले वीडियो में पोजीशन वेक्टर हो चुका था, उसके पहले स्केलर वेक्टर्स, एंगल फाइंड करना वगैरह वगैरह, एडिशन, ये सब हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसको जानने के लिए आप लोग को पोजीशन वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो है पता तब ये समझ में आएगा, नहीं तो पहले जाके वो देख लीजिए, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये x, ये y, क्लियर है। चलिए मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है P, जो ओरिजिन से, ये क्या है ओरिजिन से ये एक वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r1 पे है, ठीक है ना। OP एक डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से P पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर है मान लो Q, तो ये हो जाएगा, एक मिनट लाइन सीधा, चलिए ये हो गया हमारा Q, मतलब इसको मान लेते हैं हम R2 वेक्टर, क्लियर है। चलिए, तो ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर, ठीक है। तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस। अब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए ध्यान से, यही वाला ना होगा, ये वाला PQ, इसको मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दो पोजीशन वेक्टर के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आप गए सब्जी लाने गए, ठीक है ना। सब्जी लाने गए और तो मम्मी आपको फ़ोन की, हाँ बेटा कहाँ हो। आप बोले कि हाँ माँ सब्जी मंडी से निकल चुका हूँ। कोई एक्यूरेट जगह लेते हैं ना, हाँ चलो। मम्मी कॉल कि आप कहाँ हो, तो आप बोले कि हाँ माँ पटना जंक्शन स्टेशन पे हूँ। कहाँ हूँ, पटना जंक्शन स्टेशन पे, ठीक है। आपका एक और भाई है, उसको फिर मम्मी ने कॉल किया। अब मम्मी उससे पूछेगी कि तुम कहाँ हो बेटे, तो मान लो आपके दूसरे भाई ने बोला कि राजेंद्र नगर स्टेशन पे हूँ, ठीक है। अब एक और भाई है, अब मान लो उसने बोला कि हाँ, मतलब दोनों के बीच में, राजेंद्र नगर और पटना के बीच में कोई जगह होगा, वहाँ पे है, ठीक है। अब मम्मी तुम्हारे सबसे छोटे भाई को मान ली ओरिजिन, तुम्हारे सबसे छोटे भाई को क्या मान ली, ओरिजिन। अब वो देखेंगी कि ओरिजिन से एक वाला, बड़ा वाला किधर है और छोटा वाला किधर है, ठीक है ना। बड़ा वाला किधर है और छोटा वाला किधर है। उसके बाद सोचेंगे कि हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मतलब उस वहाँ से लेकर वहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन, क्लियर है। अब देखो ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग अभी तक क्या सीखे थे, ये तो हो गया, इसका बात अभी करेंगे। पहले कुछ और शॉर्टकट एक चीज समझाता हूं आपको। देखिए हम लोग अभी तक क्या सीखे थे कि अगर वेक्टर ऐसे हो एक और दूसरा वेक्टर ऐसे हो तो रिजल्टेंट इस तरह से होता है, ट्रायंगुलर लॉ में बताया गया है, ठीक है। मतलब एक वेक्टर का हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे तो जो थर्ड साइड होता है ट्रायंगल का वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर वो बात है नहीं। देखो तो दोनों का टेल एक साथ है, मतलब एगो हेने गया और दूसर का हेने गया, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी एक मिनट। इसमें क्या बताया गया कि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इसमें क्या हुआ है, वेक्टर ताल से ताल या टेल से तेल मिला हुआ है। टेल से टेल यानी कि ताल से ताल मिला, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ तो टेल से टेल मिला हुआ है, क्लियर है। अब ये टेल से टेल मिला हुआ है तो रिजल्टेंट होगा तो यही, मतलब रिजल्टेंट तो मेरा ये होगा। लेकिन अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम मान लो ये रिजल्टेंट है, दोनों का रिजल्टेंट तो ये होगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने क्या सीखा कि एक के हेड पर दूसरा का
टेल रखना है तो थर्ड साइड रिजल्टेंट को बताएगा। बट हेयर इज डिफरेंस, यहाँ पे कुछ अलग है, दोनों क्या है, दोनों टेल से टेल जुड़ा हुआ है, तब रिजल्टेंट इधर जाएगा और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए आर जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो होगा बी माइनस ए। अब कोई बोलेंगे ना कैसे कर दिए गुरुजी, बताइए, समझाते हैं। पहले इतना समझ में आया, बी माइनस ए काहे लिखे हम, चलिए इसको समझिए फिर ध्यान से, ठीक है ना। देखिए अगर देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए उल्टा मान है ना कि रिजल्टेंट नहीं है, लेट दिस आर बी नॉट द रिजल्टेंट, क्लियर है। चलिए तो देखिए ध्यान से, एक साइड इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये मान लो दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना। तो दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ रखा हुआ है, आइए इसे जाके यहाँ पर है, ठीक है ना। मतलब ए वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है आर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर आर, और थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, तो थर्ड साइड हो जाएगा हाई वाला, या देखिए हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, ठीक है, या टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर मान लो बी है, तो देखिए ए गया इस डायरेक्शन में, आर गए इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इधर, यानी कि हम बोल सकते हैं आर बराबर ए प्लस बी। ओ सॉरी एक मिनट सॉरी बी ना रिजल्टेंट है, तो हम बोलेंगे क्या, वेक्टर v इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अरे रिजल्टेंट भाई होता था ना, इधर गया, देखिए ध्यान से, एक इधर गया एक इधर गया, रिजल्टेंट अपोजिट में, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू आर प्लस ए, तो यहाँ से r निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, b माइनस ए। चलिए इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो अगर टेल से टेल जुड़ा हो तब क्या करेंगे, ट्रिक देखिए, टेल से टेल जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो रिजल्टेंट अगर निकालने को बोले तो बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला बी माइनस पहले वाला ए, क्लियर है। जैसे मान लो हम आपको ऐसे दे दिए, ये दे दिया इधर, एक वेक्टर दे दिया इधर, ठीक है, ये वेक्टर ए मान लो है, ये वेक्टर बी है मान लो, और रिजल्टेंट इस बार इधर गया ऐसे, ठीक है, आर। तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखने या रिजल्टेंट वेक्टर लिखने के लिए बोले तो क्या करिएगा, इसका हेड देखिए, हेड कहाँ है, यहाँ पर, तो बाद वाला ये, तो ए माइनस पहले वाला, फील हुआ, समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। बाद अगर रिजल्टेंट इस तरह से बोले निकालने के लिए तो बाद वाला माइनस पहले वाला, कब, व्हेन टू वेक्टर इज ज्वाइंड टेल टू टेल, कैसे, टेल टू टेल, इज दैट क्लियर बच्चों। चलिए इतना समझ में आया, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है ना। ये तो रही बात इसके, अब हमको इसको तो समझना तो असली इसको है, आखिर इसमें वो क्यों आया बताते हैं। चलिए याद रखिएगा, जब भी ताल से ताल मिलेगा तो बाद वाला माइनस पहले वाला। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये डी वेक्टर लिखना चाहें, डी वेक्टर, देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, दोनों टेल से टेल जुड़े हुए हैं, ताल से ताल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो और देखिए एक इधर गया एक इधर गया, और ये जो डी वेक्टर है P से Q की तरफ गया, P से Q की तरफ गया, तो D को हम क्या लिखेंगे, बाद वाला कौन है, R2, तो बाद वाला R2, D को क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, वेक्टर D बराबर हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। D वेक्टर P से Q की तरफ गया, तो बाद वाला R2 माइनस पहले वाला R1। या एक और तरीका समझिए याद करने का, जैसे मान लो आपको लिखना डी को पी क्यू भी बोल सकते हैं ना, तो आपको मान लो पी क्यू वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी क्यू वेक्टर। अब इसका आपको लिखना है वेक्टर के फॉर्म में, कुछ नहीं करो, बाद कौन है, ओ क्यू ना, तो ओ क्यू माइनस ओ पी, बाद वाला को पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। जैसे मान लो आपको आर एस वेक्टर दे दिया, आर एस वेक्टर कुछ भी दे दिया, तो बाद वाला एस है
तो OS माइनस OR, कोई दिक्कत नहीं ना। AB वेक्टर दे दिया तो OB लिखेंगे, बाद में B है माइनस OA लिखेंगे। OA समझ में आया? ठीक है, चलो इस तरीके से भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे यहाँ PQ लिखना था तो OQ माइनस OP, ठीक है, OQ माइनस OP। चलिए इतना हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना मिला, R2 माइनस R1, कितना मिला, R2 माइनस R1। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर के फॉर्म में आ गया, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं D, ये मेरा हो गया R2 और माइनस R1, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो ये जो R2 है ना, इसको मान लो ना आप x2, y2, x2 y कैप y2 j कैप, वो तो हो जाएगा, और इसको मान लो x1, y1। क्लियर है? चलिए अब इस R2 को आप नहीं लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर देख के आइए तब आएगा समझ में, नहीं तो जाइए। R2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो R2 को हम लिख सकते हैं x में गया x2 और y में गया y2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस R1 को लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्लियर है? चलिए इसको एक साथ कर लीजिए, माइनस x1 i कैप प्लस माइनस y1 j कैप। अब यहाँ से देख रहे हो कि आई एक वाला कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। क्लियर हुआ बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्या किया गया, बस ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। फॉर्मूला मतलब इसका नियामक आपको दे देगा कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, रिजल्टेंट का पूछेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो बता दीजिएगा। समझ में आया? इतना नोट कीजिए तो जल्दी से, ठीक है। तो देखिए ये तो निकल गया D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला। अब मान लो हमको इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे, क्या है, नथिंग। देखिए चलिए देखिए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड पूछे, मतलब मॉड D पूछ दे, ई वाला, तो का नहीं निकालोगे, फॉर्मूला अंडर रूट आई कैप जो है उसका स्क्वायर, आई को छोड़कर बाकी जो बचे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब पढ़ने वाला जो 10th क्लास पढ़ के आया होगा ना, वो दिमाग ऐसे भी लगा लेगा कि ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग, समझे। डिस्टेंस फार्मूला भी लगाकर बन सकता है, ठीक है ना। देखो तो एक ये P से Q के बीच का डिस्टेंस निकालना ही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। चलो तो मैग्नीट्यूड पूछे तो ये, और D जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा वो हमारा ये हो जाएगा। डायरेक्शन पूछे तो D कैप लगा देना। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया? कुछ नहीं है, दो वेक्टर मतलब 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर 3D में रहे तो Z1 जुड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इस पे, जल्दी से इसको एकदम बढ़िया तरीके से नोट करिए। चलिए अब मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से सवाल के साथ, ठीक है। सवाल क्या है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -1, 2 to 2, 3, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एगो माइनस में है तो मान लेते हैं यहाँ पर होगा, कहीं लाई कर रहा होगा, ये मान लो पॉइंट A मान लो। चलो इसको कितना लिखेंगे, -1 से 2 तक। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना, इसको मान लेते हैं R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। चलिए तो ये R1 मिल गया, और इधर मान लो पॉइंट 2, 3 है ना, हाँ 2, 3, तो 2 तो यहीं जाएगा और 3 थोड़ा दूर जाएगा, मान लो यहाँ पर आ गया। चलिए 2, 3 ना यहाँ मान लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं पॉइंट B 2, 3, ठीक है। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम R2 वेक्टर। चलिए हमको बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। ये R1 वेक्टर था, ये R2 वेक्टर है, और हमसे ये वाला पूछा है। क्लियर है? टेल टू टेल ज्वाइन है। चलिए फार्मूला ऐसे डायरेक्ट तो हमको फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या होता है, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है D, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अपने फार्मूला तो बाद में, पहले
R2 माइनस R1, फील करो इसको, ठीक है ना, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद में R2 पहले R1, क्लियर है। चलिए R2 वेक्टर कितना है देखिए, तो R2 वेक्टर हम लिख सकते हैं, R2 को R2 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं कितना है 2 3, तो 2 पहले वाला i कैप प्लस 3 j कैप, क्लियर है। और R1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, -1 i कैप प्लस 2 j कैप, क्लियर है ना। ये पोजीशन वेक्टर लिखना तो आता होगा ना। चलिए अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, R2 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस R1 कितना है -1i कैप प्लस 2j कैप। चलिए इतना ही है, हाँ देखते हैं इसको, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस माइनस प्लस i कैप प्लस माइनस माइनस 2j कैप। चलिए 2i कितना हो जाएगा 3i कैप, अब प्लस माइनस प्लस, और 3 में से 2 गया j कैप, ये हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये मिला हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए इतना समझ में आया। ये तो हुआ भाई हम लोग कॉन्सेप्ट से किए, एकदम फील किए इसको, मज़ा आ गया। अब अगर फार्मूला लगाकर आपको बनाना है तो फार्मूला लगाकर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द फार्मूला देन एज यू विश, ठीक है। चलिए फार्मूला लगा के करते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन मिटा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। फार्मूला हम लोग का क्या था, पहले ये था वेक्टर डी, हम माने थे इसी को, ठीक है। तो डी वेक्टर हम क्या लिखते थे फार्मूला के हिसाब से, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, सिंपल। तो x2 कितना है, x2 मेरा 2 है, x1 कितना है -1, तो 2 और -1 और माइनस प्लस है तो +1 हो जाएगा, यानी कि 3i कैप प्लस y2, 3 में से 2 गया 1 j कैप, आंसर। फार्मूला से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, फार्मूला से जल्दी बन गया, लेकिन इसमें तो फील हुआ ना, इसमें तो फील हुआ अंदर तुम, आप अरे ऐसे भी बना सकते हैं ना, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अ पार्टिकल हुज स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दिया है, मूव्स अलोंग द लाइन फ्रॉम ए टू बी, मतलब 1.1 मिनट, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ नहीं तो सॉल्यूशन में दिक्कत होगा, मेरा बोर्ड में थोड़ा छोटा है, क्या करें। देखिए चलिए, एक पॉइंट ए है, कितना है 2,1, ओके, और दूसरा पॉइंट बी है कितना है, ये है 9,25। चलिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवलिंग हुआ, मतलब हुज स्पीड इज 50, हम मतलब स्पीड 50 मीटर पर सेकंड से इधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल किया, ठीक है। हमको बोला फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ai कैप प्लस bj कैप। ओ हो वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, दिया हुआ है स्पीड, क्या इसको लगा कि हम लोग को नहीं जानते हैं ना। चलो बताओ तो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में किसका डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी में बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर वो स्पीड, यानी कि स्पीड, ये स्पीड है इनटू वी कैप लगा सकते हैं, ये स्पीड इनटू वी कैप, जैसे देखो स्पीड के बराबर तो होगा लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं 50 वी कैप। चलो ध्यान से समझिएगा सवाल को, 50 वी कैप लिख सकते हैं ना भाई, 50 हो गया स्पीड और वी कैप दे दिया तो इसका डायरेक्शन हमको पता चल गया यूनिट वेक्टर से। चलो अब बात करते हैं कि ये वी कैप का डायरेक्शन किधर होगा, क्या इस वी कैप का डायरेक्शन, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर तो इसी लाइन पे होगा अलोंग द लाइन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट इधर तो वेलोसिटी इधर, अब का आप जा रहे हो मतलब चल रहे हो इधर, आपका वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में होगा या ऊपर हो जाएगा, नहीं ना, यहाँ ए टू बी गया तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, क्लियर है ना। चलिए अगर मैं डी कैप ले लूँ, डी कैप तो डी कैप होगा इधर, तो वी कैप भी तो उधर ही होगा,
मतलब डी कैप जो होगा वही वी कैप होगा। अरे भाई डायरेक्शन थोड़ी अलग हो जाएगा दोनों का। अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, उल्टा बोले कि वेलोसिटी मेरा अलग डायरेक्शन में है, ना ना ना, ठीक है। तो डी कैप इस डायरेक्शन में है तो वी कैप जितना डी कैप होगा उतना वी कैप होगा। क्या है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो डी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। डी वेक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 तो 25 माइनस 1 जे कैप। क्लियर है। तो 9 में से 2 गया 7 आई कैप अब प्लस 24 जे कैप। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, जो वेक्टर है उसको ऊपर रखेंगे बटा उसका मैग्नीट्यूड। चलिए वेक्टर कितना दिया हुआ, 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप बटा अंडर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप बटा 24 576 और 49 625 का वर्गमूल 25। चलिए हो गया, ये निकल गया यूनिट वेक्टर ऑफ डी। तो जो यूनिट वेक्टर ऑफ डी होगा वही तो वी का भी यूनिट वेक्टर होगा ना, क्योंकि वी का यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब करना क्या है, ये तो निकल गया, अब उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप बटा 25। कट गया 2 बार में, तो वेलोसिटी जो वेक्टर आया वो 2 इंटू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। क्लियर हुआ कैसे निकला, जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट जिधर गया उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी जाएगा। क्लियर है ना। अरे भाई जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जाएगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी जाएगा। तो वेलोसिटी आई और जे के फॉर्म में निकल गया इतना मीटर पर सेकेंड। सवाल समझ में आया, कुछ था कुछ नहीं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए, तो इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ समाप्त। अगला वीडियो आएगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, अक्रॉस प्रोडक्ट। 4 चीज़ नहीं है, 2 गो है। ठीक है ना। तो ये सब अगला वीडियो पे आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है ना। अगले वीडियो में उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, साथ ही साथ पोजीशन वेक्टर और वेक्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।